distance is 2h by 3 from the top, so base से distance will be h by 3. Centroid से h by 3 भेजा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. जब मास ऑफ स्ट्रिप एरिया बताना कैसे किया है. मास ऑफ स्ट्रिप कैसे ही है, वो तो m हमने माना है, बिकॉज़ तो कैंसिल हो जाएगा ना. मैं मास को m अज्यूम कर लिया, बस वो m कैंसिल हो जाएगा, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने m की वैल्यू नहीं निकाली कहीं पे. सर हाँ जी. सर ये ट्रायंगल आपने आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिया है ना आपने, ये ऐसे बाय डिफॉल्ट ही लिया आपने. हाँ, मतलब किसी और का भी निकालना हो तो मेथड थोड़ा सा बदलेगा, बट ऐसे ही करना है उसको भी स्ट्रिप्स में डिवाइड करके. अरे 2m by ah का पूछ रही हूँ मैं. एरिया कितना होता है ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ h a स्क्वायर. तो मास अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया. ओके वही तो क्या है, मास पर यूनिट एरिया m अपॉन h. सर हमने y³/3 किसकी वैल्यू पुट की नीचे? इंटीग्रेशन क्या होगी? y² dy की. y² dy की इंटीग्रेशन y raised to 2 + 1 over 2 + 1. यस सर. इंटीग्रेशन हो गई ना y³/3. लिमिट पुट करोगे तो h³/3. एक सब्स्टिट्यूशन मैंने और किया यहाँ पे. मैंने tan थीटा को a/2h लिखा. मेरे पास ये ट्रायंगल था, ये बेस ही है, तो दिस विल बी a/2 और ये h. तो मैं tan थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ a/2/h. यस सर. यहाँ पे tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन भी दी है. एक्सक्यूज मी सर. सर सेंट्रोइड तो मीडियन के इंटरसेक्शन होती है, तो सर इसमें हमने फिर ऑल्टीट्यूड पे क्यों लिया है? वो क्योंकि जैसे ये आइसोसेलेस है इसलिए. आइसोसेलेस है इसलिए. सर नहीं तो कैसे करते हैं अगर नहीं दिया होता आइसोसेलेस? तो फिर आपको इसी मेथड से बट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा. बट आपको इतना आएगा नहीं कि आपको दो वेरिएबल सॉल्व करने पड़े, सिंगल वेरिएबल तक ही आएंगे. ठीक है सर. अभी तक हम कर रहे हैं जहाँ पे मास कांस्टेंट है, डेंसिटी बेसिकली हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी. मेरे पास अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? रॉड ऑफ लेंथ L है, यूनिफॉर्म डेंसिटी L/2 सेंटर है. बट हमें ऐसा भी दिया हो सकता है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मास नहीं है. जैसे मैं आपको बोलूं तो मेरे पास एक रॉड है, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है. सुनने की आवाज सुन रही है पर क्लियर नहीं. सर क्लियर नहीं है. सर क्लियर नहीं है. क्लैरिटी नहीं है वर्ड्स में. बीच-बीच में कट हो रही है. बीच में कट हो रही है या सुनती नहीं? बिकॉज़ बीच में कट होती है तो नेटवर्क इशू होगा. इधर कट नहीं हो रही, सर थोड़ी क्लियर नहीं है. क्लैरिटी नहीं है सर. क्लियर नहीं है. यस सर क्लियर नहीं आ रही आवाज. माइक चेंज करके देखता हूँ मैं, अगर उससे क्लियर आती है आपको तो.
मेरे को बताना है जब क्लियरली सुने। हाँ जी, अब बताओ, सुन रही है? यस सर, अब क्लियर है। यस सर, अब क्लियर है। बिकॉज इसके साथ फिर मेरे को आपकी आवाज़ थोड़ी सुननी कम हो जाती है। एनीवेज देखते हैं। सो मेरे को ऐसे दिया है कि एक रॉड है विच इज फिक्स्ड एट सम पॉइंट, लेंथ इसकी एल है, पर इसमें जो लीनियर डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स का मतलब है लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो जैसे जैसे हम इस सेंट से जा रहे हैं, से ए से बी, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है। मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मैं अगर लैम्डा को लिखता हूं लैम्डा नॉट एक्स, इस पॉइंट पे मास पर यूनिट लेंथ 0 है और सबसे ज्यादा इस एंड पे होगा। मतलब रॉड हैवी होती जा रही है। जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, रॉड हैवी होती जा रही है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, कि मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 सेंटीमीटर मास का लेंथ का मास। तो इधर 1 सेंटीमीटर लेंथ का मास कम है, अगले 1 सेंटीमीटर का थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और इधर मैक्सिमम। तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, किधर लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? क्वेश्चन समझ आया पहले सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब नॉर्मल हम करते थे मास पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट है तो हम कह देते थे अगर स्मॉल पोर्शन है dx तो उसका मास कितना हो जाएगा? लैम्डा है मास 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का मास लैम्डा, तो dx सेंटीमीटर का मास लैम्डा dx। पर सिर्फ यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। नॉर्मली हम लैम्डा को लिख देते हैं m ओवर l। इसमें हमें दिया है कि लैम्डा m ओवर l नहीं है, वो वेरिएबल वैल्यू है। तो हम पहले यहां पे एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी लेंथ है dx। पहले हम इसका मास निकाल लेंगे। फॉर स्मॉल लेंथ dx, सर इसका एक बारी क्वेश्चन भी लिखवा दो। लिखवा देता हूं। फॉर स्मॉल लेंथ dx मास विल बी लैम्डा dx। अब इसके आगे तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ही लगना है, सिर्फ यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी थी, लैम्डा नॉट एक्स dx। और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? x dm upon integration of dm, and x varies from, इस पॉइंट के लिए a के लिए x कितना है? 0। x varies from 0 to l इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन लिख लो इसका बेशक, क्वेश्चन लिख लो। कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ l, consider a rod of length l whose one end is at the origin, whose one end is at the origin and placed along x-axis, and placed along x-axis such that mass per unit length of the rod, such that mass per unit length of the rod is given by lambda is equals to, such that mass per unit length of the rod is given by lambda is equals to lambda naught x. Find position of center of mass. Find position of center of mass.
कर दो सॉल्व इसको। Substitute the value and solve. इंटीग्रेशन करनी है नॉर्मल, पर डिनोमिनेटर में टोटल मास m नहीं लेना, टोटल मास मतलब वो इंटीग्रेशन ऑफ dm करना है डिनोमिनेटर में भी। सर 12/3 आ रहा है। 12/3 गुड, ठीक है आंसर 12/3। 12/3 आया। किसी का नहीं हो तो बताना मेरे को, 12/3 आना चाहिए आंसर सॉल्व करके। सर लैम्डा टू लैम्डा नॉट एक्स नहीं समझ आया। वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना कि मास per यूनिट लेंथ वेरिएबल एंड गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। वो तो कुछ भी दे सकते थे, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब, लैम्डा नॉट बाय एक्स, वो तो कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू। सो लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स डी एक्स की एक्स स्क्वायर बाय 2, सो एल क्यूब बाय 3 ओवर एल स्क्वायर बाय 2, इट्स 2l/3। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। आपको मास पर यूनिट एरिया वेरिएबल दिया हो सकता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम वेरिएबल दिया हो सकता है। हमने जैसे डिस्क का किया था तो मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट लिया था सिग्मा, इट कैन बी वेरिएबल आल्सो। सो जब भी वेरिएबल है स्मॉल वैल्यू लो, स्मॉल एरिया लो, सिग्मा डी है, सिग्मा की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया वो पुट कर दो। आप हमेशा ऐसे ही कर रहे हो कि मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। सो हमने जो पहले डेरिवेशन किए हैं उसमें मास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम कांस्टेंट लिए थे, वेरिएबल दिया है तो जो क्वेश्चन में दिया है वो वैल्यू पुट करनी है आपको। नेक्स्ट यू राइट, two boys of 80 kg and 50 kg, two boys of 80 kg and 50 kg are standing on a platform of mass 30 kg and length 10 meter. The surface is frictionless. The surface is frictionless.
मास ऑफ प्लेटफॉर्म दिया 30 kg के नहीं लिखाया? लिखा दिया। सो लिखवा दिए सर। हमें ये सिस्टम दिया है, एक एंड पे ए है, एक एंड सेंटर पे 50 kg का मास है, ए जो है ए पे 80 kg जो है एक एंड पे है। हमने बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन सी मूव्स टू बी, 50 kg मूव्स टू बी, 80 kg मूव्स टू सी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक when 50 kg moves to B and 80 kg moves to C. Find displacement of the plank when. Find displacement of the plank when 50 kg moves to B and 80 kg moves to C. वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे, कुछ नया नहीं है इसमें। पहले से ये बताओ ये किधर डिस्प्लेस होगा प्लेटफॉर्म, राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट। को डिस्प्लेस होगा तो उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर दो और सॉल्व कर दो। सो मैंने अज्यूम कर लिया कि प्लेटफॉर्म मूव्स एक्स टू द लेफ्ट। अगर आप गलत डायरेक्शन में भी ले लोगे तो आपका एक्स सिर्फ नेगेटिव में आ जाएगा, सो फिर आपको लास्ट में आंसर में बताना पड़ेगा वो नेगेटिव आंसर क्यों आया। सर 1.5। अगर हम ध्यान से डायग्राम देखें, अगर प्लेटफॉर्म एक्स डिस्प्लेस होगा तो 80 kg और 50 kg दोनों की डिस्प्लेसमेंट 5 माइनस एक्स होगी। ठीक है इतना? सर आंसर 65/16 है। मेरे को आंसर नहीं पता यार, मैंने ऐसे याद नहीं किया, मैं तो ऐसे क्वेश्चन लिखा देता हूँ हर साल कर करके, वैसे याद है कि किस तरह के करने हैं, मेरे को ऐसे आंसर नहीं पता क्या आएगा। ओके सर। तो हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि 30 kg का प्लेटफॉर्म है, ये एक्स डिस्टेंस जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट और 80 और 50 दोनों जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट। तो 130 इंटू 5 माइनस एक्स, दिस शुड बी 0। यही आ रहा है आंसर। यस सर 65/16। यही करना था बस इसमें। 4.0625। थोड़ा मुश्किल दूं, मतलब इसी टाइप का, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे करते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? यस सर। सर नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज करने लगा हूं नहीं तो।
नेक्स्ट पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, फिर लिखवा भी दूंगा, फिर सॉल्व करते रहना। हमारे को ऐसे गिवन है, ये एक थिन रॉड है, rigidly fixed between 2 points. एक यहाँ पे रिंग है of mass 1 kg. इसके साथ एक मासलेस रॉड है 2 मीटर की, और उसके दूसरे एंड पे 2 kg का मास सस्पेंडेड है। सिस्टम समझ में आ रहा है क्या दिया मैंने? सिस्टम समझ आ रहा है सबको कैसे बनाया? यस सर। ये रॉड है, रिंग है, रिंग के साथ एक मासलेस रॉड अटैच किया, रॉड के दूसरे एंड पे एक 2 kg का मास है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मैंने इस 2 kg के मास को रिलीज कर दिया, तो जब इसको रिलीज कर दूंगा तो ये नीचे गिरेगा। अब जब ये नीचे गिरेगा, ये जब ऐसे आएगा तो रिंग यहां रहेगा, रिंग भी मूव करेगा। यहीं रहेगा। सब मूव करेगा। मूव करेगा ये, तो रिंग भी मूव करेगा। हमने बताना है बिकॉज ये ऐसे मूव करेगा सिस्टम, ये इधर आता जाएगा, ये इधर आता जाएगा, और अल्टीमेटली ऐसे सीधा हो जाएगा। ये ऐसे ही सिस्टम मूव करेगा ना। तो हमने बताना है जब इस रॉड ने हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाया। सर ऐसा क्यों कि रिंग पीछे जाएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नो सर। तो अगर एक बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी तो दूसरे को टुवर्ड्स राइट आना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक मास नहीं रहना चाहिए। है सर। तो हमें बेसिकली बताना है जब ये रॉड 37 डिग्री का एंगल बनाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg कितनी होगी। क्वेश्चन लिखो पहले। A long rod is suspended rigidly. A long rod is fixed rigidly. A long rod is fixed rigidly between 2 points. A ring of mass 1 kg and a block of mass 2 kg. A ring of mass 1 kg and a block of mass 2 kg are attached as shown using massless rod. If 2 kg है attached using massless rod, if 2 kg is released from horizontal position, if 2 kg is released from horizontal position, find displacement of 1 kg when massless rod makes an angle of 37 degree with horizontal. सर 1 kg की बात क्या बोला, रिपीट करते एक बार।
कहाँ तक लिखा आपने? 1 kg तक। 1 kg नहीं, मेरे को ऐसे नहीं याद यार, मेरे पास रिटर्न में नहीं है क्वेश्चन। उसका सेंटेंस बताओ कहाँ तक लिखा। Find the displacement of 1 kg. Find the displacement of 1 kg when massless rod makes an angle of 37 degree with a horizontal. Thank you sir. लेंथ ऑफ रॉड मैंने दी है 2 मीटर, जिससे वो 2 kg अटैच्ड है। डायग्राम में सब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। 1 kg का रिंग, 2 kg का ब्लॉक और 2 मीटर लेंथ ऑफ रॉड। सर इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं सिर्फ? नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री लगेगी पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व नहीं होगा, बिना सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के सॉल्व नहीं हो सकता। Sixteen by 5 meter towards right. हाँ क्या यार आइटम है, 16 by 5 2 मीटर से भी ज्यादा हो गया। अच्छा, ये वो 3 मीटर से ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। 16 by 5 तो 3 मीटर से भी ज्यादा आंसर आ गया। हमेशा आंसर का लॉजिक तो देखो, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर 4/5 मीटर। कितना? 4/5 मीटर। 4/5 गलत ही लग रहा है ये भी। वैसे पॉसिबल है पर मेरे को लगता है ये आंसर नहीं है। सर 36/25। ये भी लग नहीं रहा आंसर। अब इसको थोड़ा बड़ा करने लगा हूं। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना अब। ठीक है, ये पोजीशंस हैं बेसिकली। ये 2 मीटर लेंथ है रॉड की।
इसको मैं लेता हूँ ए डैश बी डैश। मेरे को पहले बताओ ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या होगी? ए डैश बी डैश की वैल्यू 8/5। 2 cos 37 8/5, yes. है ना, यही होगी 2 cos 37। यस सर। ठीक है, मैंने माना रिंग डिस्प्लेस किया x, if ring displaces by x towards right, मेरे को 2 kg की डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है डायग्राम से, मतलब ये लेंथ कितनी है? 2/5। 2/5। ये हो जाएगी, बिना x के ही निकाल रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ये लेंथ 2 मीटर है, ये x है, ये 2 मीटर, ये 8/5 है, तो ये वैल्यू बताओ ना x की टर्म्स में। इन तीनों का सम, दिस x प्लस 8/5 प्लस x डैश, ये तीनों मिला के 2 मीटर है, तो x डैश कितना है? 2/5 minus x. यही बनेगा x डैश की वैल्यू। अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, 1 kg की डिस्प्लेसमेंट है x, 2 kg की डिस्प्लेसमेंट है 2/5 minus x, and this should be 0. So x minus 4/5 plus 2x. So x is 4/15. ध्यान से देखो सारा कुछ, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा तो पूछो। मैं इसमें 50 क्वेश्चन और बना सकता हूं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है मेरे को। मैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें आगे जाके पूछूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जब 37 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 2 kg की वेलोसिटी बताओ कितनी है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसको 37 डिग्री से रिलीज किया, जब ये 60 डिग्री का एंगल बना तो वेलोसिटी कितनी है। 37 डिग्री से रिलीज किया, जब ये 53 डिग्री पे पहुंच गया तो रिंग कितना डिस्प्लेस किया 37 से 53 जाने में। तो कंसेप्ट एक ही रहेगा, सिर्फ आपको लॉजिकली सोचना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ध्यान से इसको। सर 2 kg वाली समझ में नहीं आ रही डिस्प्लेसमेंट। 2 minus 8/5 के बाद आपने x minus x क्यों किया? 2 kg की डिस्प्लेसमेंट यही है ना, x डैश। हाँ जी सर, यही है। है ना, ये पूरा डिस्टेंस है 2, हाँ जी सर। ये x, ये 8/5, हाँ जी सर। ये x डैश, तीनों मिला के कितने हैं? 2। तो फिर x डैश कितना है? 2 minus 8/5 minus x। ठीक है सर। यही कह रहे हो, यही ले रहे हैं ना हम, x प्लस 8/5 प्लस x डैश, दिस इज 2। यहां से x डैश निकाला ना मैंने, 2/5 माइनस x। जी सर, आगे। तो हाँ जी, ये x वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। 1x minus 2 into 2/5 minus x is हमने equal लास्ट क्लास लगाई थी, पिछली क्लास लगाई थी, to yes sir। तो उसमें हम प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन में कैसे करते थे, अभी जो इससे पहले भी किया था, जो हमने किया था a c पे आ गया और c b पे चला गया, तो वो कैसे करते थे हम, m1x dx1 plus m2 dx2 is equal to 0। हमारे पास यही फॉर्मूला था ना लास्ट क्लास में। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है
तो m1 dx1 plus m2 dx2 is 0. m1 1 kg है, 1 kg की डिस्प्लेसमेंट x है. m2 2 kg है, उसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ 2/5 माइनस x है. बिकॉज अगर मैं राइट साइड वाले डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा. ये जो 2/5 माइनस x है नेगेटिव में आएगी ना. इससे वो नेगेटिव वाला ही नहीं समझ आ रहा था. अगर मैं राइट साइड वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेता हूं तो जो बॉडी लेफ्ट साइड जाती है उसके डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके सर. वेक्टर्स है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्टेंस नहीं ले रहे. सर हाँ जी. सर फॉर्मूला फिर बाद में यही बन जाएगा ना, m1 into डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 plus m2 into डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करके. नहीं, इंटीग्रेट क्यों करना है यहाँ पे? सर जैसे इंटीग्रेट क्यों करना है? m1 dx1 plus m2 dx2 is equal to 0, तो जैसे अगर इसे इंटीग्रेट कर दो तो आ जाता है m1 into s1 plus m2 into s2 डिस्प्लेसमेंट is equal to 0. हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमने जो भी है उसको dx1 ही ले लो ना. इंटीग्रेट क्यों करना है? हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही चाहिए होती है, बीच में थोड़ी कुछ चाहिए होता है. तो dx1 इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. ओके सर. तो इंटीग्रेट कभी नहीं करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में. नेक्स्ट यू राइट. ये तो इजी है. ये करो. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज शोन इन फिगर. हमें जो दिया है मैं उसको थोड़ा सा क्लियरली मार्क कर देता हूं. हमें ये साइड दिया 2r, स्क्वायर है ये साइड भी 2r है, और एक डिस्क है ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क है ऑफ डायमीटर 2r. इसको मान लो रीजन. सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ. किसी को भी रीजन मान सकते हो, थोड़ा मुश्किल करो इसको. आप इसे रीजन मानो. आप सी को रीजन मानो. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक स्क्वायर शीट है, उसके साथ एक सेमी सर्कुलर शीट अटैच्ड है. क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम डेंसिटी यूनिफॉर्म मान सकते हैं. सिग्मा इज सेम फॉर बोथ बॉडीज. दोनों बॉडीज के लिए सिग्मा सेम है. शुरू में कर देता हूं आपको. तो A1 D1 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं. कौन से फॉर्मूले से पूछ रहे हो? तो वो एरिया इनटू वो अगर वो लेंथ, जो एरिया इनटू लेंथ A1 D1 प्लस A2 D2 ओवर A1 प्लस A2.
V1 कहाँ से आ गया? नहीं A1 एरिया मतलब सर पहले स्क्वायर था फिर कर सकते हो, मास ले लो तो सिग्मा से मल्टीप्लाई किया है बस मैंने, और क्या किया है? मास इनटू एरिया इज सॉरी सिग्मा इनटू एरिया इज मास। ओके। जिसने सही सॉल्व कर लिया मतलब वो घर जाके रिवाइज करता है, जिससे नहीं होता मतलब वो रिवाइज नहीं कर रहा ठीक से। फिर इसका आंसर x कोऑर्डिनेट के लॉन्ग माइनस r 3π+4/6 इंटू π+4 है। कुछ ऐसा बड़ा सा आंसर ही आएगा। जी सर अलग से है सर, पाई की टर्म्स में निकालना है ना इसलिए फिर पाई की वैल्यू पुट करके भी निकालना है। नहीं, पाई के टर्म्स में ही रहने दो। आंसर बताऊं क्या है? इसका आंसर शायद है मेरे पास। इसका आंसर आएगा बस ये आंसर दिया बुक में, यही आ रहा है सर। बाकी और किसी का? हेलो हेलो करूं सॉल्व मैं? तो 1 मिनट और दे दो। हेलो हेलो मेरे से इसका रीजन नहीं कोई पूछेगा, अपना दिमाग लगाओ पहले।
center of mass of m2 r plus 4r by 3 pi into 0 dot 0. y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने. इसके बाद बिकॉज ये निकाल लिया, इसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज ही रह गई थी. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा. समझ में आया मैंने r प्लस 4r बाय 3 पाई क्यों लिया है? जो की थी बिकॉज हमने डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था. डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r बाय 3 पाई पे. हमने ये कैलकुलेशन पहले की हुई है. ये डिस्टेंस हमने निकाला हुआ था और ये r है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4r बाय 3 पाई प्लस r, और नेगेटिव में है ये वैसे. तो सारा आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा. सो इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, रिंग का कहाँ पे है. और मैं चाहूँ तो इसके जैसे और क्वेश्चन बना सकता हूँ. मैं आपको ऐसे दे सकता था कि मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, या एक ट्रायंगल इधर बना दिया, एक ट्रायंगल इधर बना दिया, और जब बोलो इसमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो निकाल सकते हो. बिकॉज हमें ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास पता है. बेस से किस डिस्टेंस पे आइसोसेलेस है तो h/3. तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अगर ये ओरिजिन है तो? ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/2 plus h/3. सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a/2 plus h/3. इसके लिए x कोऑर्डिनेट a/2 plus h/3 और y कोऑर्डिनेट 0, और ये तीसरा तो सेंटर पे है ही. एरिया निकालना आपको आता है, मास पे यूनिट एरिया इनटू एरिया. कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, कोई भी आएंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर पूछो. जहाँ पे XCM है वहाँ पर 3 पाई प्लस 4 इंटू पाई नहीं आना चाहिए, सिर्फ R आएगा वहाँ पे. कहाँ पे? पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे XCM आपने आंसर लिखा हुआ है ना, -3 पाई आंसर प्लस. ये मेथड ही है बस. आंसर वो देख लेना जो भी आएगा सॉल्व करके, पर करना है ऐसे ही है. सो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर है. नेक्स्ट, पहले वाला भी कर ही लें, आसान था वैसे वो. टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास डेंसिटी s and 2s respectively are placed as shown in figure. Find out the position of center of mass of the system. दोनों का रेडियस r है, डेंसिटी एक की सिग्मा, एक की 2 सिग्मा. बिकॉज डायग्राम में सिग्मा एंड 2 सिग्मा दी है. हमने बताना है सेंटर ऑफ मास. इसके रिलेटिव निकाल लो, फर्स्ट के सेंटर के.
ये इजी है बिल्कुल, नीट में एमसीक्यूज में आया था। ए का मास अगर m है तो बी का मास 4m है कि 2m है? सर आंसर 4/3 यार। फर्स्ट का मास अगर m तो सेकंड का मास 2m, तो 2m इंटू 2r ओवर 3m। ये सबको समझ आ रहा है कि अगर एक का मास m है तो दूसरे का 2m होगा, बिकॉज इसका मास पे यूनिट एरिया डबल है और एरिया सेम ही है दोनों का। इसका मास m, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। सर 4r/3 अगर ए वाले के सेंटर को ये सर 4r/3 आ रहा है। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है ये तो। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम्स। एचसी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ट्रॉली प्रॉब्लम्स के। ट्रॉली प्रॉब्लम होती है कि हमारे को ऐसे दिया होगा, ये एक ट्रॉली है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा, कोई भी, इसका मास है कैपिटल एम और ट्रॉली का मास है ऐसे स्मॉल एम। ट्रॉली की वेलोसिटी है कुछ भी, इनिशियल लेनी है, सो लेट इट बी u। इसने छलांग मारी ट्रॉली से विद वेलोसिटी v1। हमें बताना है ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी होगी जब वो छलांग मार देगा। ठीक है, ट्रॉली और मैन एक साथ जा रहे थे, दोनों की वेलोसिटी u थी। मैन ने जंप किया ट्रॉली से विद वेलोसिटी v1, तो हमें बताना है ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी होगी। बिकॉज अगर मैन जंप करेगा तो मैन ट्रॉली पे फोर्स किधर लगाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और ट्रॉली मैन पे राइट साइड। तो मैन अगर ट्रॉली पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा तो ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमने बताना है ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है जब मैन ने छलांग लगा दी। ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। यू वेक्टर ट्रॉली की है या वो यू वेक्टर किसकी दी हुई है? पहले तो दोनों ही है ना, दोनों एक साथ ही जा रहे हैं और फिर मैन ने जंप कर दिया। अब इसमें 3 वेरिएशंस होती हैं। मैन ने जंप कर दिया तो मैन ने जंप किया विद वेलोसिटी v1।
तीन वेरिएशन कौन सी होती हैं? पहली वेरिएशन है उसकी जो वेलोसिटी v1 है वो दी होगी v1 रिलेटिव टू ग्राउंड। कि जो दिया है कि मैन जंप्स विद वेलोसिटी v1 रिलेटिव टू ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी v1 है। दूसरी वेरिएशन हो सकती है कि वेलोसिटी v1 इज रिलेटिव टू ट्रॉली। कि उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं दी, उसकी वेलोसिटी v1 दी है रिलेटिव टू ट्रॉली। अब रिलेटिव टू ट्रॉली फर्दर दो केस हो सकते हैं। बिफोर जंपिंग एंड आफ्टर जंपिंग। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रॉली। इसका फिजिकली मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। एक बार ही दिया होगा vt इज वेलोसिटी बिफोर जंपिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर द मैन जंप्स, और एक बार ही दिया होगा आफ्टर जंपिंग अगर उसकी वेलोसिटी है। मतलब vt जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लेनी है, एक बार जंप करने से पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लेनी है, दूसरे न्यूमेरिकल में हो सकता है कि जंप करने के बाद जो वेलोसिटी थी उसके रिलेटिव v1 है। सो ये तीन वेरिएशंस होती हैं, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैन ने यहां से जंप कर दिया, सबसे सिंपल होता है जब इनिशियली दिया हो कि ट्रॉली मूव ही नहीं कर रही, ये सबसे पहला न्यूमेरिकल होता है इसका। ट्रॉली खड़ी थी, मैन ने जंप किया, तो हमें बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी। दूसरा होता है ट्रॉली चल रही है और मैन ने जंप किया, तो हम बताएं वेलोसिटी कितनी होगी। तीसरा न्यूमेरिकल हो सकता है कि दो बंदे हैं, एक नहीं है। अब इसमें दो वेरिएशन आ जाएंगी। एक, दोनों ने एक साथ जंप किया, एक ने राइट साइड विद v1, एक ने लेफ्ट साइड विद v1। दूसरा अलग अलग जंप किया, पहले m1 जंप किया तो m2 अभी ट्रॉली पे है, फिर m2 ने जंप किया। वेलोसिटी भी अलग अलग दे सकता हूँ, एक बारी v1 एक बारी v2। मैं ये भी कह सकता हूँ v1 बिफोर जंपिंग, v2 आफ्टर जंपिंग। तो बहुत सारी वेरिएशन आएंगी। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम में। ट्रॉली प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। A man of mass capital M, a man of mass capital M is standing on a trolley. A man of mass capital M is standing on a trolley which is placed on frictionless surface, which is placed on frictionless surface. If the man jumps with velocity v0 relative to the ground, find the velocity of trolley after jumping. Find the velocity of trolley after jumping. मैं आपको ये केस दे रहा हूं, ये नहीं है।
और इसने जंप किया विद वेलोसिटी v नॉट, तो ट्रॉली की वेलोसिटी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो इसमें कैपिटल एम फोर्स लगाएगा वो ये नहीं समझ आया, इंटरनल होगी या एक्सटर्नल? इंटरनल हो गए। और अगर कभी नहीं दिया होगा ना, माइनस एम बी नॉट बाई एम होगा। माइनस एम बी नॉट बाई एम होगा, ठीक है। अगर कभी नहीं दिया, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया रिलेटिव टू ग्राउंड है, रिलेटिव टू ट्रॉली बिफोर जंपिंग है, या रिलेटिव टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो हमेशा रिलेटिव टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग लेना, याद रखना। अगर नहीं गिवन कि ये वेलोसिटी कौन सी है, मैंने इसमें दिया था v नॉट रिलेटिव टू ग्राउंड, नहीं दिया तो हमेशा v नॉट रिलेटिव टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग। इनिशियल मोमेंटम कितना है जब अभी मैन ने जंप नहीं किया? तो ट्रॉली और मैन दोनों रेस्ट पे हैं। इनिशियली ट्रॉली और मैन दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम भी रिलेटिव टू ग्राउंड 0 ही होना चाहिए, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। अगर ये ट्रॉली और मैन मूव कर रहे होते इनिशियली, तो फाइनल मोमेंटम भी वही होता जो इनिशियल है। सो इसको लिख लो एज इनिशियली बोथ मैन एंड ट्रॉली आर एट रेस्ट। As initially both man and trolley are at rest. Therefore, initial momentum is 0. As no external force acts in horizontal direction, therefore final momentum will also be 0. Therefore final momentum will also be 0. फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली, एंड दैट शुड बी 0. मोमेंटम ऑफ मैन कितना है? mv नॉट। अगर मैं ये मानूं कि ट्रॉली बैकवर्ड मूव करती है विद वेलोसिटी v1, तो वी कैन से mv नॉट नेगेटिव साइन से सिग्निफाई करता है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैन राइट साइड जंप करेगा तो ट्रॉली को लेफ्ट साइड वेलोसिटी मिलेगी। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ना देता आपको कि वेलोसिटी v नॉट रिलेटिव टू ग्राउंड, तो हमें लेना था वेलोसिटी v नॉट रिलेटिव टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग, तो फिर आंसर क्या आता? बी पार्ट लिख लो। In the above problem, if man jumps with
velocity v naught relative to the trolley. If man jumps with velocity v naught relative to the trolley, then तो velocity of man जो relative to ground होगी, that would be फिर ये आंसर आना था। पहले ये स्टेप देखो, ये समझ में आए तीनों स्टेप क्या किया मैंने? ये तीनों स्टेप समझ आ रहे हैं? आ रहे हैं? इसको फॉर्म चेंज करके लिखो। कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बिकॉज आगे आगे थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो पहले। अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत आ रही है ना, आप ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस और दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आपको शायद थोड़ा बेटर समझ में आ जाए। मैं VMT को लिख सकता हूँ V नॉट आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली को लिख सकता हूँ V1 इंटू माइनस आई कैप। So this is V naught minus V1 I cap. अच्छा, जब मेरे को फाइनल मोमेंटम लिखना है, फाइनल मोमेंटम शुड बी 0. Final momentum is momentum of man relative to ground plus momentum of trolley relative to ground. This should be 0. Vm is V minus V1. So you get mv I cap so अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो V1 will be बट आपको वेक्टर्स यूज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप स्केलर से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ कैसे किया? यस सर। सब आगे मेरे को थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज करना है, और तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक एक बार ही बता देता हूँ जो हम यूज करेंगे आगे इस चैप्टर में। अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F, at a point whose position vector relative to region is
आर, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होगी? आर एफ साइन थीटा। मैंने डायरेक्शन पूछी है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सी? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता था? राइट हैंड की फिंगर्स आर पे, आर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स एफ की तरफ टर्न। आर ये वेक्टर है, राइट हैंड की फिंगर्स आर की डायरेक्शन में एफ की तरफ टर्न, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स कैसे आ गई? सर उल्टा कर दिया था। आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिलेटिव टू रीजन। सर टॉक क्या होता है? आर क्रॉस एफ, इसकी डायरेक्शन बताओ रिलेटिव टू रीजन। रिलेटिव टू रीजन बतानी है तो दिस इज आर, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन, राइट हैंड की फिंगर्स आर पे, एफ की तरफ टर्न, आउटवर्ड्स। सर पिछले वाले में अगर राइट हैंड की फिंगर्स आर पे जैसे दो, एक बार दोबारा बताना डायरेक्शन कैसे देखनी है? आर इधर है ना, तो फिंगर्स ऐसे रखनी है ना, ऐसे नहीं रखनी, जिधर एरो है उधर जानी है फिंगर्स। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। ये एक बॉडी, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन, राइट हैंड की फिंगर्स आर पे ऐसे रखे, अब ये पी की तरफ तो टर्न करेंगे नहीं, तो ऐसे रखनी पड़ेगी, बिकॉज मैं ऐसे रखता हूँ तो इट कैन नॉट टर्न बैकवर्ड्स, ऐसे टर्न नहीं कर सकती फिंगर्स, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। सो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आनी बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए बोर्ड पे शिफ्ट किया था, बिकॉज ये डायरेक्शंस मैं आईपैड पे नहीं समझा सकता कि कैसे फिंगर्स रख के घुमाना है। सो आर को ऐसे रखना पड़ेगा, पी की तरफ टर्न ऐसे नहीं होगा, सो हाथ को ऐसे करोगे फिर आर क्रॉस पी, सो इट्स परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। सर स्मॉल की तरफ पढ़ना है, स्मॉल पी की तरफ आर क्रॉस पी निकालना है ना, तो अगर इसमें जैसे पी क्रॉस आर निकालना होता तो राइट हैंड की फिंगर्स पी पे और आर की तरफ टर्न, तो पी क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या आती? बिकॉज ये आर है, तो पी क्रॉस आर। सो नेक्स्ट टाइम रहते हैं इसके आगे। तो ये समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आया समझ, बताओ। सर जैसे आर क्रॉस पी में सर जैसे एंगल बड़ा वाला भी तो हो सकता है, तो सर कैसे, कौन सा वाला किस तरफ टर्न करना है वो नहीं समझ आ रहा। अब दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन कर दो पहले। जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर है ना, इसको देखो, ये आर वेक्टर है, टेल ज्वाइन करनी है, तो आर की टेल एफ के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये बना आर। अब आर पे हाथ रख के एफ की तरफ घुमा दो। हमेशा एंगल 180 डिग्री से कम वाला लेना है। हमेशा दो एंगल होते हैं वेक्टर्स में, एक लेस देन 180, एक ग्रेटर देन 180, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। ठीक है सर, अब समझ आ गया, थैंक यू सर। जब भी डायरेक्शन निकालनी है ना, दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करके निकालनी है। जैसे मैंने आर क्रॉस पी की भी निकाली है, पी क्रॉस आर की, ये पी था ये आर था, पर अभी इनकी टेल नहीं ज्वाइन, तो मेरे को टेल ज्वाइन करनी है तो मेरे को आर को इधर बनाना पड़ेगा,
अब पी क्रॉस आर, पी पे हाथ रख के आर की तरफ टर्न। है समझ? यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब मेरे को ये बता दो, मैंने पूछा भी था वैसे ग्रुप में भी, आईपैड पे बेटर है कि इस पे बेटर है, फिर उसी पे हम ज्यादा फॉलो करेंगे। सब बोर्ड पे बेटर है। हाँ जी सर। ठीक है, बिकॉज एक खैर ये वाला काम तो वैसे भी मेरे को बोर्ड पे ही करना पड़ेगा, जहाँ पे डायरेक्शंस निकालनी सिखानी और इस चैप्टर में काफी आएंगी, बट अगर ये बेटर रहता है तो इसी पे कंटिन्यू कर लेंगे। अब मैंने इसका रिकॉर्डिंग चलाई थी, लेट्स सी कि रिकॉर्ड बोर्ड हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा।